अलिफ किस्त नंबर 9। मेरे उस्ताद मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपसे मिलकर आया हूं और अभी तक सहरज़दा फिर रहा हूं। पेरिस फैशन वीक में शिरकत के लिए पेरिस आया हूं और शांज़ेलिज़े पर दुनिया की चकाचौंध में से हर शाम गुजरते हुए आपको याद करता हूं। खूबसूरत औरतों के हुजूम में, महंगे तरीन ब्रांड्स की जलगार में, दुनिया की इस भीड़ में सुकून सिर्फ उस तख्लीक में है जो आप करते हैं। तुर्की के उस छोटे से घर की खामोशी और सुकून शांज़ेलिज़े की इस चकाचौंध पर भारी पड़ती है। आपके पास उस घर में बैठकर मुझे न पेरिस याद आता था, न मिलान, मगर यहां इस दुनिया में घूमते हुए आपकी बातें और आपकी खत्ताती मेरे साथ घूमती है, मेरा साया बनकर। न मैं कान बंद कर सकता हूं, ना आंखें। कर भी लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो कहीं दिल और दिमाग का हिस्सा बन गए, या शायद रूह का। बड़ा गलत किया आपने इसे बेदार करके। अब ये इस हुजूम के बीच में रहना नहीं चाहती जहां मैं रहता हूं। मुझसे अपने जैसों की मोहब्बत मांगती है, वो मैं इसे कहां से ला कर दूं अब्दुल अल्लाह साहब। मैं तो आपके अलावा किसी दूसरे को जानता ही नहीं जिसके पास ये खुश हो जाए। और इसे खुश करने की तलाश में निकलूंगा तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी, वो मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इस दुनिया को पाकर खो देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप तो मोमिन हैं, आपने कभी दुनिया की तमन्ना की ही नहीं। वो बार बार चलकर आपके पास आई भी तो आपने अपनी रूह के दरवाजे बंद रखे। मगर आप कभी किसी ऐसे को जानते हैं जो दुनिया को पाकर उसे खुद खो दे? कोई ऐसा मिले तो मुझे जरूर मिलवाएं उससे। इब्राहिम की मुश्किल शायद वो ही आसान कर दे। इस बार आपको देखकर दिल बड़ा बोझल हुआ, शायद इसलिए भी ज्यादा याद आ रहे हैं आप। आपको गमज़दा और रंजीदा देखकर मुझे अपने माँ बाप याद आते रहे। मैंने पहली बार जाना, मेरे यूरोप आ जाने और पीछे सारे राब्ते खत्म कर देने के बाद वो कैसे तड़पते होंगे। त्वाहा तो मर गया, मगर मैंने तो जिंदा होते हुए भी उन्हें तरसा दिया। पता नहीं क्या हुआ था अब्दुल अल्लाह साहब के यूरोप आकर पीछे रह गए रिश्तों को भूल ही गया था मैं। गांव, घर, मां, बाप, बहन, भाई, सब आजाद परिंदा बनकर जीना चाहता था मैं। पर यह याद ही नहीं रहा था मुझे कि आजाद परिंदा उड़ता आसमान में है, मगर घोंसला वो भी दरख्त पर ही बनाता है जिसकी जड़ें मिट्टी में होती हैं। आपके ताहा के लिए गम को देखकर मुझे अपने मां बाप नहीं भूल रहे। आप जालिम नहीं थे, पर मैं जालिम था। जालिम को अपने जुल्म का एहसास हो, पर तब तक मजलूम न रहे तो फिर जालिम क्या करे। मेरे मां बाप सालों पहले दुनिया से चले गए और मुझे एहसास जिया आज हो रहा है। अब अगर तौबा भी करूं तो किस मुंह से करूं। मेरा दिल चाहता है मैं आपसे आपका गम बांट लूं। काश गम कोई चीज होता जो मैं आपसे लेकर कहीं दूर फेंक आता। मैं नहीं जानता आपका पछतावा क्या है, जिसका जिक्र बार बार करके आप चुप हो जाते थे। मगर मैं ये भी नहीं जानता ताहा आपके पास क्यों वापस नहीं आया। मगर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि उसने जो किया क्यों किया होगा। प्यार बहुत कुछ भुला देता है। रब सबसे पहले, मां बाप उसके बाद, दुनिया सबसे आखिर में। मैं गुजरा हुआ हूं इस रास्ते से, इसके सब नशेब जानता हूं। और फराज तो इस रास्ते में कहीं है ही नहीं, उसका क्या जिक्र करूं। ताहा की बदकिस्मती बस इतनी कि उसकी किस्मत में शो बिजनेस की औरत लिखी थी। मैं पाकिस्तान के शो बिजनेस को नहीं जानता, इटली और यूरोप के शो बिजनेस को जानता हूं। शो बिजनेस की औरत में हया नहीं रहती, ये उसके पेशे की मजबूरी है। पर वफा क्यों नहीं होती ये वो खुद भी नहीं जानती। ताहा नेक रूह था, भटक गया। शो बिजनेस बड़ी जालिम दुनिया है और इस दुनिया से जुड़ने वाले भी ये शराब बनकर नजरों को बहकाता है और तब तक बहकाता ही रहता है जब तक इंसान अंधा ना हो जाए।
आपकी बहू एक बुरी औरत थी, इसलिए आपके लिए आजमाइश बनकर आई। लेकिन अब्दुल अला साहब, ये आजमाइश आपकी जिंदगी में ना आती तो आपका मर्तबा कैसे बढ़ता? नेकों के रास्ते में आजमाइशें आती हैं और बुरों के रास्ते में मखमल। यह आप ही ने कहा था ना मुझे। उस्ताद मोहतरम, आपकी बातें आप ही को लिखते हुए शर्म से पानी पानी हो रहा हूं मैं, पर क्या करूं? आपको दिलासा देना चाहता हूं और उसके लिए मेरे पास लफ्जों के अलावा और कुछ नहीं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं आपके लिए तो मुझे हुक्म दीजिए। सैयद इब्राहिम उड़ता हुआ आएगा। आपका बेटा नहीं बन सकता, मगर आपका फर्मा बरदार जरूर बन सकता हूं। एक गुमराह सैयद इब्राहिम। वो मेज बहुत सारे कागजात से भरा हुआ था और उन कागजात में क्या क्या था कोई पहली नजर में जान भी नहीं सकता था। कल्ब मोमिन ने उस मेज पर हमेशा खाना देखा था, या कहवा या फिर अखबार, मगर अब उन तीनों चीजों में से कोई चीज दोबारा उस मेज पर नहीं आने वाली थी। वो कितने दिन से वहां उस घर में ताजियत के लिए आने वालों से मिल रहा था, वो गिनती भूल गया था। वो कितने दिन से वहां आने वाली डाक बगैर खोले उस मेज पर ढेर करता जा रहा था, उसे यह भी याद नहीं था। वो गम में नहीं था, वो हैरत में भी नहीं था, वो किस कैफियत में था वो बूझ नहीं पा रहा था। बेखबरी की वो कौन सी दुनिया थी जिसमें वो अब तक जीत आया था, वो सिर्फ ये बूझने की कोशिश कर रहा था और किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने आखिरी बार उन्हें आईसीयू में देखा था और उसके वहां पहुंचने के चंद घंटों बाद उनका इंतकाल हो गया था। वो उस हॉस्पिटल में उनको उन आखिरी चंद घंटों में मिलने के लिए आने वाला वाहिद शख्स नहीं था। वो हॉस्पिटल उसके आने से पहले अब्दुल अला के उन शागिर्दों से भरा हुआ था जो उनके हॉस्पिटल में होने का सुनकर पता नहीं कहां कहां से आए थे और कल्बे मोमिन का अब्दुल अला से रिश्ता जानकर उससे ताजियत करने लगे थे। कल्बे मोमिन का ख्याल था उसे अब अब्दुल अला की तदफीन के इंतजामात करने पड़ेंगे। उसे यह भी नहीं करना पड़ा था, उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा था और इस सब में कल्बे मोमिन की जैसे कोई जरूरत ही नहीं रही थी। वो बैकग्राउंड में चला गया था, एक खामोश तमाशाई के तौर पर, या शायद अचंभे में आ जाने वाले तमाशाई के तौर पर। उन्हें अपनी जिंदगी में कल्बे मोमिन की जरूरत शायद रही हो, मौत के बाद नहीं रही थी। वो मजमा जो उन्हें दुनिया से रुखसत करने के लिए आया था, वो कहां कहां से आ रहा था और क्यों आ रहा था। कल्बे मोमिन शुशदर था। वो जानता था अब्दुल अला नामवर खत्तात थे, मगर वो नामवरी कितनी थी कल्बे मोमिन ने इतने सालों में ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब वो उनका मकाम देख रहा था तो वो शुशदर था। आधी रात को वो उस मेज पर पड़े उन लिफाफों को बारी बारी खोलने लगा था। वो मुख्तलिफ मुमालिक के कल्चर मिनिस्ट्रीज से आए हुए ताजियती पैगामात थे, दुनिया के बड़े बड़े आर्ट म्यूजियम्स और गैलरीज से आए हुए ताजियती खत। अब्दुल अला का काम कहां कहां नहीं रखा हुआ था और वो उनका इकलौता पोता इस सब से बेखबर था। उस घर में रात के पहर अजीब सी खामोशी थी और उस खामोशी में अगर कुछ था तो कागज की आवाजें या आतिशदान में चटखने वाली लकड़ियों की आवाजें। कल्बे मोमिन ने हाथ में पकड़ा वो सरकारी खत मेज पर रख दिया जिसमें हुकूमत जापान ने अब्दुल अला के लिए बादज़मर्ग एक सिविल अवार्ड देने की इत्तला दी थी। उस खत में इससे पहले दिए जाने वाले एक और अवार्ड का जिक्र भी था और उस घर में कल्बे मोमिन ने कभी कहीं इन अवार्ड्स में से किसी को नहीं देखा था। इस घर की दीवारों पर मुकम्मल और नामुकम्मल खत्ताती के नमूनों के अलावा कुछ और था ही नहीं। कल्बे मोमिन के अपार्टमेंट के बरक्स जो उसने हर उस सबूत से सजा रखी थी जो दुनिया ने उसे उसकी नामवरी के लिए दिए थे, इश्तिहार की तरह, और उसी अपार्टमेंट में खड़े होकर वो अब्दुल अला से पूछता रहा था कि उन्हें उनके काम ने इतने सालों में क्या दिया, और अब्दुल अजीज बगैर गिनवाए चुप खड़े उसकी बातें सुनते रहे थे। और अब उनके जाने के बाद उनके सामान में कल्बे मोमिन वो सब कुछ देख रहा था जो दुनिया ने उन्हें दिया था। वो कितने दिनों और कितनी रातों से नहीं सोया था, वो जैसे गिनती भूल गया था।
उसे अब्दुल अला के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिला था, रोने का भी नहीं, पछताने का भी नहीं। और अब इतने दिनों के बाद रात के उस पहर में वो जैसे वही सारे काम कर रहा था। तो दादा ये थे आप, और मैं कल्बे मोमिन कभी आपको जान ही नहीं पाया, या आपने जानने दिया ही नहीं। एक के बाद एक लिफाफा खोलते, उन ताजियती पैगामात पर नजर डालते, कल्बे मोमिन ने सुन जहन के साथ सोचा था, मुझे सारी दुनिया जानती है, आपको कौन जानता है? आपने जिंदगी के इतने साल जिस काम को दिए उसने आपको क्या दिया? और मुझे देखें, मुझे कौन नहीं जानता? उसने दादा से कहा था। लूवर म्यूजियम में उस हफ्ते को द लास्ट मास्टर ऑफ मुहक्किक के नाम किया गया था। कल्बे मोमिन ने हाथ में पकड़े उस इत्तलानामे को भी बेहद खामोशी के साथ कागजों के उसी ढेर पर रख दिया, जिन्हें खोलते खोलते उसके हाथ थकने लगे थे। लूवर म्यूजियम से ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, अब्दुल अला का काम हर जगह मौजूद था। और अब उनके काम की तस्वीर अखबारात के उस ढेर में मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ थी, जो उस घर में सालों से आता था और इतने दिनों में जमा होते रद्दी के एक ढेर की शक्ल इख्तियार कर गया था। और उस रद्दी के ढेर को कल्बे मोमिन अब कंगाल रहा था, उस शख्स के बारे में जानने के लिए जिनको उसने सारी उम्र जानने की कोशिश नहीं की थी। वो उसे तुर्की के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना कैसे अफोर्ड कर पाए थे, उसे अमेरिका की उस महंगी तरीन यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाते रहे थे। कल्बे मोमिन को आज अंदाजा हुआ था, अब्दुल अला के लिए दुनिया जमा करना इतना आसान था, चुटकी बजाने जितना। और वो फिर भी उसकी तरह उस पेंट हाउस में नहीं रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी उसी लकड़ी के छोटे से घर में गुजार दी थी। वो सारे अवार्ड्स जो उन्हें दुनिया भर की हुकूमतों और आर्ट एसोसिएशंस की तरफ से मिलते रहे थे, वो उसी घर में पड़े चंद बक्सों में थे, धूल मट्टी और जालों में अटे हुए, यूं जैसे लेने वाले ने अपने उन एजाजात को कभी खोलकर देखा तक भी ना हो। वो घर जिंदगी में पहली बार कल्बे मोमिन के लिए भूल भुलैया बन गया था। वहां पड़ी हर चीज अकल को खीरा करने वाली, और उस घर का जाने वाला मालिक उसको सारे जवाब देते हुए गूंगा कर गया था। वो उठकर खड़ा हो गया था। दीवारों पर लगी कैलीग्राफीज को उसने पहली बार बगौर देखना शुरू किया। और मैं कल्बे मोमिन इज्जत और शोहरत में कभी तमीज ही नहीं कर सका, नाम और नामवरी का फर्क ही नहीं पहचान सका, कामयाबी का मफहूम नहीं समझ पाया। उन कैलीग्राफीज के सामने से गुजरते हुए उसको अब्दुल अला के जनाजे के मनाजिर नजर आने लगे थे। वो हजारों नहीं लाखों लोग थे जो अब्दुल अला के लिए निकल आए थे, और कल्बे मोमिन उसमें चूंटी जैसा रह गया था। वो ना होता तो भी वो दुनिया से अपना आखिरी सफर इसी शान शौकत से करते। और वो मजमा जो दादा को आखिरी बार रुखसत करने आया था, वो लाखों का मजमा क्या सिर्फ इंसानों का था, या फिर अल्लाह की भेजी हुई हर मखलूक थी उसमें, जो अब्दुल अला बिन तुर्राब को आखिरी सलाम पेश करने आई थी? कल्बे मोमिन ने जैसे अपने आप से पूछा था। वहां अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। दीवार पर लगे वो खताती के शाहकार रात के उस पहर जैसे अब्दुल अला की जिंदगी की दास्तान कल्बे मोमिन को सुनाने में मसरूफ थे। हर रंग हर स्ट्रोक पुकार पुकार कर कह रहा था, मेरा लिखने वाला अपने ओहदे बड़ा इंसान था। वो अब दूसरे कमरे में पड़ा वो संदूक खोलने लगा था, जिसके ऊपर पेंटिंग के बहुत सारे रंग पड़े रहते थे। और कल्बे मोमिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके अंदर क्या हो सकता था, मगर अब वो उसे खोल कर बैठा था। वो सारे अवार्ड्स और एजाजात उसी संदूक में और नीचे पड़े हुए थे, जिनका जिक्र वो कुछ देर पहले उन अखबारात और लेटर्स में पढ़ रहा था। और मैं समझता था अब्दुल अला बिन तुर्राब को घमंड है, ऐसे काम का घमंड जो बेमकसद है। मगर अब्दुल अला बिन तुर्राब ने तो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की बड़ाई और किब्रियाई बयान करने में सर्फ कर दी थी। अपनी अजमत और बड़ाई बयान करने वाली हर शय तो छुपा दी थी उन्होंने। उसने उस संदूक को दोबारा बंद कर दिया था। वो ठीक कहते थे, उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की किब्रियाई बयान की थी। ये कैसे मुमकिन था वो अल्लाह की नजर में ना रहते? बंद संदूक के ढकने पर हाथ फेरते हुए उसने सोचा था, और मैं कौन हूं? अल्लाह की बड़ाई बयान करने से इनकार करने वाला अब्दुल अला के खानदान का आखिरी फर्द। वो उठकर खड़ा हो गया था। खसारा ही खसारा था जो वो इतने सालों में जमा करता रहा था,
उसके सारे असासे अपने मालिक समेत पल भर में बेमौल हो गए थे। उस घर में पड़ी चीजों के सामने हम समझते हैं जिन चीजों को हम खरीद लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं। हम उनके मालिक नहीं बनते, उनके गुलाम बनते हैं। वो चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। उनकी जिंदगियां हमारे गिर्द नहीं घूमती, हमारी जिंदगियां उनके गिर्द घूमने लगती हैं। अब्दुल अला ने एक बार कहा था और उसे समझ नहीं आई थी हमेशा की तरह। उसे अब्दुल अला की जिंदगी की फिलॉसफी कभी भी समझ नहीं आती थी और उसका ख्याल था उसे समझने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। वो उन्हें एक नाकाम इंसान समझता रहा था क्योंकि उसका ख्याल था उनका काम अगर उनके लिए दुनिया की आसाइशात का ढेर नहीं लगा सकता तो वो काम अच्छा काम नहीं, वो इंसान कामयाब इंसान नहीं। और अब उनके जाने के बाद कई रातों को इसी तरह जागते हुए वो उस नाकाम इंसान की कामयाबी को नापने की कोशिशों में बेहाल हुआ जा रहा था। अब्दुल अला दीन और दुनिया को साथ लेकर जिए थे, मगर दुनिया को अपने ऊपर हावी किए बगैर। वो कल्ब मोमिन सिर्फ दुनिया समेटे बैठा था और दुनिया अब ऑक्टोपस की तरह उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। वो निकलना चाहता था और निकल नहीं पा रहा था। वो भागना चाहता था और उसकी टांगें शल थी और कल्ब मोमिन को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिंदगी में बड़े सही वक्त पर सारे पर्दे उसकी नजरों के सामने से हटे थे, मगर बड़े गलत वक्त पर उसे अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा से सोचना पड़ गया था। उसे अपने अपार्टमेंट के लाउंज में लगी हुई अब्दुल अला की वो पेंटिंग याद आई जो उन्होंने उसे फिल्म मेकिंग को करियर बनाने का फैसला करने पर उस साल उसे उसकी सालगिरह पर दी थी। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वो सीधा रास्ता जो ना जीपीएस दिखा सकता है ना अक्ल, वो रास्ता जो दिल की गलियों से गुजरकर रूह तक पहुंचता है और सिर्फ ईमान की रोशनी में नजर आता है। कल्ब मोमिन अब ईमान कहां से लाता? वो उस रात अब्दुल अला के घर में बेमकसद फिरता रहा था, एक एक कमरे के 100 चक्कर काटते हुए, अंदर बाहर। पता नहीं क्या था जो गुम हुआ था, पता नहीं क्या था जो ढूंढना था। मोमिना सुल्तान जनूबी एशिया की वो पहली एक्ट्रेस बन गई हैं जिन्होंने स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। आपके क्या तासुरात हैं? रेड कारपेट पर शैली से इंटरव्यूअर ने पूछा था। वो अवार्ड शो में स्क्रिप्ट के लिए वहां मौजूद थी, मगर अवार्ड शो से पहले होने वाला वो रेड कारपेट पिछले वीकेंड पर मोमिना सुल्तान की उस जीत से शुरू होकर बार बार उसी पर खत्म हो रहा था जो गैर मुतवक्का थी, नाकाबिले यकीन थी, मगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए वो बेपनाह खुशी और फख्र का बायस बनी हुई थी। पाकिस्तानी मीडिया पिछले कुछ महीनों से उसकी ऑस्कर के लिए नामजदगी को भी इसी तरह कवरेज देता आ रहा था जैसे वो सिर्फ नामजद होने पर ही जीत गई हो और उसका सफर बस इतना ही था। मगर वो नामजद होने के बाद ऑस्कर जीत भी जाएगी, इसका यकीन किसी को अभी तक नहीं आ रहा था। वो पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के बड़े और यादगार लम्हों में से एक था और अब अगर उसकी गूंज बार बार सुनाई दे रही थी तो यह किसी के लिए भी अचंभे की बात नहीं थी। शैली ने अपनी पलकें बेहद मसनूई अंदाज में झपकाई। अपने गाउन को सीधा करते हुए उसने इंटरव्यूअर की बजाय कैमरा को देखते हुए बेहद जज्बाती अंदाज में कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैंने खास तौर पर एकेडमी अवार्ड शो की इस तकरीब को मोमिना सुल्तान के लिए लाइव देखा था और जब उसका नाम विनर के तौर पर पुकारा गया तो मैंने इतनी चीखें मारी खुशी में, कितनी चीखें तो मोमिना सुल्तान ने भी नहीं मारी होंगी। शैली बेहद जज्बाती अंदाज में बात करती जा रही थी। मैं बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स, उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। इंटरव्यूअर ने उसकी बात को दरमियान से काटते हुए बेहद गैर जज्बाती अंदाज में अगला सवाल किया, आज किस डिजाइनर को पहना हुआ है आपने? शैली यकदम गड़बड़ाई थी। अभी तो उसने जज्बाती अंदाज में अपनी आंखों में आने वाले वो आंसू भी साफ करने थे जो उमड़ ही नहीं आ रहे थे। तभी उसके रेड कारपेट पर मोमिना सुल्तान के बारे में दिए गए कमेंट्स को झलकियों में जगह मिलती। मैं? हाँ, ये HSY है, एज ऑलवेज। उसने लम्हा भर लगाया था जज्बाती से गैर जज्बाती होने में और अब वो अपना गाउन झटक कर दिखा रही थी। किसी दूसरे की कामयाबी के बारे में बात करने से ज्यादा तकलीफ दे काम
दुनिया में नहीं होता, और वो भी अपने शोबिस के साथियों के बारे में। शैली ने दिल ही दिल में एतराफ किया, मोमिना सुल्तान पर हसद और रश्क वो कर चुकी थी। अब उसे उससे मवाजने और मुकाबले का मसला था। आपकी अगली फिल्म कल्बे मोमिन के साथ थी, वो कब शुरू हो रही है? इंटरव्यूअर गाउन को सराहने के बाद सीधा उसकी दुखती रग पर आया था। कल्बे मोमिन की स्पिरिचुअल फिल्म, जो फिल्म इंडस्ट्री में कल्बे मोमिन की नफ्सियाती फिल्म के तौर पर मशहूर थी। हाँ, वो बहुत जल्द अपडेट दूंगी, जल्दी। शैली ने मुस्कुराहटों के जलवे बखेरते हुए जैसे अपनी इज्जत बचाई और दिल ही दिल में कल्बे मोमिन को 4 गालियां और दी। वो इतने महीनों से गधे के सर से सींग की तरह गायब था, और वो उसे फिल्म की डेट्स देकर फंस गई थी और दुनिया मोमिना सुल्तान का तवाफ करने में मशगूल थी। इस वक्त हम मोमिना सुल्तान के पुराने घर के सामने खड़े हैं, और ये वो इलाका है जहां मोमिना सुल्तान ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा वक्त गुजारा और जहां पर लोगों की खुशी दीदनी है। हम उनके एक हमसाये से अभी बात करके हटे हैं, और अब हम उनके इलाके के एक और साथी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके तासुरात आपको सुनवाते हैं। न्यूज रिपोर्टर खुशी और पसीने दोनों से बेहाल था, और गली में उसके गिर्द लोगों का हुजूम था जो हर कीमत पर कैमरा के फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे थे। और न्यूज रिपोर्टर अब झूमर से बात करने लगा था। मैं तो जी उसी दिन से नाच रही हूं जिस दिन से अवार्ड मिला है, रुकी नहीं रही जी। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि मोमिना बाजी ने कोई बड़ा ही काम करना है, मैं तो कहती रहती थी उन्हें। झूमर ने शायद और भी कुछ कहना चाहा था, मगर न्यूज रिपोर्टर ने मदाखलत करते हुए उसकी बात बीच में काटी थी और वापस स्टूडियो चलने का ऐलान किया था। एलईडी पर अब वो न्यूज कास्टर आने लगी थी जो स्टूडियो में बैठी हुई थी। अभी आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी है मोमिना सुल्तान के ऑस्कर की जीत की। अभी आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी है मोमिना सुल्तान के ऑस्कर की जीत के बाद अवाम का रद्द अमल और उनके अपने नए और पुराने इलाके के रिहायशियों के उनकी इस जीत पर तासुरात। हम आपको यहां पर बताते चलें कि मोमिना सुल्तान पिछली रात पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं, और हमारे चैनल ने ही उनकी वापसी पर एयरपोर्ट पर सबसे पहले उनसे बात की थी। उनके साथ तफसीली इंटरव्यू कल शाम 7 बजे नशर किया जाएगा। कल मोमिना सुल्तान वजीर आजम पाकिस्तान की दावत पर उनसे मिलने के लिए वजीर आजम हाउस जाएंगी, और उसके बाद परसों ईवान सदर। हमारा चैनल उनके अगले 2-3 दिन की तमाम मसरूफियात की कवरेज आपके सामने इसी तरह वक्तन फवक्तन पेश करता रहेगा। न्यूज कास्टर बोलती जा रही थी और उसकी गुफ्तगू के दौरान चलने वाली न्यूज टिकर्स में मोमिना सुल्तान की एकेडमी अवार्ड्स जीतने की खबर बार बार दोहराई जा रही थी, और उसके साथ मोमिना के अवार्ड्स के साथ पाकिस्तान लौटने की खबर भी। उसके अवार्ड्स जीतने की फुटेज उस वक्त बैक वक्त बहुत से चैनल्स पर 2 दिन पुरानी खबर होने के बावजूद बार बार चलाई जा रही थी। वो रेटिंग लाने वाली खबर थी, वो कैसे उसे बार बार चलाना छोड़ देते? मोमिना सुल्तान के लाउंज में उस एलईडी के सामने बैठे सुल्तान और सुरैया जैसे पलके झपकाए बगैर चुपचाप उस चैनल पर आने वाली वो खबरें और न्यूज रिपोर्ट देख और सुन रहे थे। वो वक्तन फवक्तन चैनल बदल बदल कर हर चैनल पर मोमिना और उसकी जीत के हवाले से आने वाली हर खबर को इस तरह देखते और सुनते जैसे वो पहली बार सुन रहे हों। ये उनकी जिंदगी के सबसे शानदार और यादगार लम्हे थे। वो जैसे रिवाइंड करके उन लम्हों को गुजर जाने से रोक रहे थे। जितनी मुबारकबादें उन्होंने वसूल करनी थी पिछले 2 दिन में वसूल कर ली थी। अब उन दोनों के फोन खामोश थे, उसके घर की तरह जहां अब वो पिछले कई महीनों से रह रहे थे। जिंदगी में ऑस्कर शायद वो आखिरी चीज भी ना होती जिसको मोमिना का नसीब बनते देखने का ख्वाब वो देखते, मगर वो एजाज किसी ख्वाहिश, किसी दुआ, किसी ख्वाब के बगैर ही मोमिना सुल्तान की झोली में आन गिरा था, और सुल्तान और सुरैया को खुश होना भी नहीं आ रहा था। फख्र करना तो उसके बाद की बात थी। वो लाउंज जहां उस वक्त वो बैठे एलईडी पर खबरें देख रहे थे, वो फूलों के गुलदस्तों से भरा हुआ था। वहां फूलों के छोटे बड़े गुलदस्तों का अंबार था, और गुलदस्तों का ये सैलाब पिछले चंद दिनों से फिलहाल थम नहीं रहा था। और हर बार जब मुलाजिम कोई गुलदस्ता अंदर लेकर आता, सुल्तान और सुरैया बच्चों की तरह खुश होते, यूं जैसे वो गुलदस्ता उन्हीं के लिए आया हो। उस घर के हर कमरे में इस वक्त फूल ही फूल रखे थे, और सुल्तान और सुरैया जैसे उनकी निगहबानी कर रहे थे। वो आते जाते किसी न किसी गुलदस्ते की पोजीशन या जगह बदलते रहते। मेरी मोमिना का नसीब बड़ा ऊंचा है, याद है ना, मैं हमेशा तुझे कहता था। सुल्तान ने बिलाखिर उस न्यूज बुलेटिन के खात्मे पर वो जुमला दोहराया था जो वो पिछले चंद दिनों में कई बार दोहरा चुका था, और सुरैया ने हमेशा की तरह इसी तरह सुना जिस तरह पहली बार सुना था, और सुनकर हंस पड़ी थी।
यूं जैसे अपनी हंसी से सुल्तान के जुमले पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रही हो। मोमिना वाकई नसीब वाली है। वो बुड़बुड़ाई थी अजीब सी कैफियत में, याद है ना? उसके बाद जहांगीर हुआ था, उसने सुल्तान को उसकी खुशकिस्मती का एक और सबूत पेश किया। हाँ, 4 साल बाद सुल्तान ने बेसाख्ता कहा और चैनल बदला। वो ऑस्कर भी उनके दिलों और जहनों से जहांगीर को खुरश नहीं सका था। सुरैया के फोन की घंटी ने यकदम जैसे उसकी यादों पर बंद बांधा। वो अक्सा का फोन था। ये मोमिना कहाँ है आंटी? मैं कब से फोन कर रही हूं, उसे फोन बंद करके बैठी हुई है और यहां मेरे पीछे मीडिया वाले लगे हुए हैं और मैं उन्हें रोक रोक कर पागल हो रही हूं। अब अगर आपके घर की बेल बजना शुरू हो तो फिर मुझे मत कहिएगा। अक्सा ने फोन पर सुरैया को आवाज सुनते ही मशीन की तरह बोलना शुरू कर दिया था और उसने सुरैया को कोई जवाब देने का मौका भी नहीं दिया था। सो रही है शायद, पर मैं देख कर आती हूं। तुझे पता तो है लंबी फ्लाइट से आई है, थकी हुई होगी, वरना गैर जिम्मेदार तो नहीं है वो। सुरैया कुछ बड़बड़ा कर उसकी सफाइयां देती हुई फोन लिए मोमिना के कमरे की तरफ आई थी। कमरे का दरवाजा बंद था लेकिन लॉक्ड नहीं था। मोमिना, मोमिना, सुरैया उसे पुकारते हुए फोन लिए दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। वो कमरे के कोने में जमीन पर रग पर बैठी अपनी गोद में कुरान पाक रखे उसे पढ़ने में मसरूफ थी। कमरे में रोशनी सिर्फ उसी एक कोने में थी जहां वो बैठकर कुरान पाक पढ़ रही थी। सुरैया की आवाज पर उसने सर उठाकर मां को देखा था। बेटा, अक्सा का फोन है, कब से तुम्हें फोन कर रही है, तुमने नंबर बंद किया हुआ है, उससे बात कर लो। सुरैया ने उससे कहा। अम्मा मैं थोड़ी देर में करती हूं उससे फोन, आप बता दें उसे, उसने कुरान पाक बंद करते हुए सुरैया से कहा था। सुरैया फोन पर अक्सा से बात करते हुए कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई थी। उस कमरे की खामोशी चंद लम्हों के लिए गायब थी और अब फिर वापस लौट आई थी। मोमिना सुल्तान ने हाथ में पकड़े उस कुरान पाक को ताजीमन माथे से लगाते हुए बंद किया था। वो वही नुस्खा था जो अब्दुल अला के हाथ का लिखा हुआ था और जो मास्टर इब्राहिम ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। वो जब भी उसे खोलती थी पूरी दुनिया की भागदौड़ जैसे रोक दिया करती थी। वो खामोशी और सुकून में बैठकर उसकी तिलावत करते हुए अपने अंदर झांकती रहती थी। सोचने के लिए सिर्फ उसके पास इतना ही वक्त होता था। अब बाकी सिर्फ रूटीन थी जो उस कुरान पाक के बंद होते ही दोबारा शुरू हो जाती थी। उसका एक एक मिनट और घंटा अब मैकेनिकी था, प्लान्ड, स्केड्यूल्ड। कुरान पाक बंद करके भी वो उसी तरह कुछ देर आलती पालती मारे बैठी कमरे के नीम अंधेरे में जगह जगह रखे फूलों के गुलदस्ते देखती रही, जिनकी खुशबुएं एक दूसरे में मदगम हो रही थी और जिन पर उनके भेजने वालों के नाम के कार्ड्स लगे हुए थे। सुरैया ने उसे कमरे में गुलदस्ते रखते हुए सिर्फ उनकी खूबसूरती देखी थी, भेजने वाले का नाम नहीं देखा था और नाम मोमिना ने भी नहीं देखे थे। उसने कुरान पाक सामने पड़ी छोटी मेज पर रख दिया था। घुटने सुकेड़ कर उनके गिर्द बाजू लपेटे वो इसी तरह खामोश बैठी अपने फूलों से भरे हुए कमरे को देखती रही। वो उरूज के दिन थे और वो उरूज से पहले जवाल से गुजर कर आई थी। उरूज पर एतबार करती तो कैसे करती? दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो मधम मुस्कुराहट के साथ उन सब फूलों को देखकर बड़बड़ाई थी। उसी कमरे में बहुत सारे फूलों के दरमियान ऑस्कर की वो ट्रॉफी भी रखी थी जिस पर खड़ा सुनहरी मुजस्समा उसके कमरे की धुंधली रोशनी में भी चमक रहा था। आपा, तुमने बहुत बड़ा स्टार बन जाना है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। हॉलीवुड में काम करोगी, फिर ऑस्कर लेने जाओगी, फिर स्पीच करना और मेरा थैंक यू करना कि अगर जहांगीर ना होता तो। उसके कानों में जहांगीर की आवाज गूंजी थी। वो जाने से पहले जैसे उसे उसकी किस्मत का हाल बताकर गया था और मोमिना ने ऑस्कर अवार्ड लेते हुए जहांगीर को वो अवार्ड डेडिकेट किया था। बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में उसका शुक्रिया अदा किया था जिनमें उसने कहा था जहांगीर ना होता तो मोमिना सुल्तान आज ये अवार्ड लिए यहां खड़ी ना होती। उसके होने ने मुझे एक अदाकारा बनाया, उसके ना होने ने एक सितारा। वो कहीं आसमान में आज ये ट्रॉफी थामे मुझे देख रहा होगा और मुंतजर होगा कि मैं उसका नाम लूं और शुक्रिया अदा करूं। तो जहांगीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ना होते तो कुछ भी ना होता। उसके कानों में अपनी भराई हुई आवाज और गूंजती हुई तालियों में जहांगीर के लिए कहे हुए लफ्ज इस खामोशी में भी बाजगश्त की तरह गूंजने लगे थे। वो पिछली रात पाकिस्तान आई थी और आने के बाद सबसे पहले जहांगीर की कब्र पर गई थी उसे ऑस्कर दिखाने।
यूं जैसे उस ऑस्कर को हासिल करने का सारा मकसद ही ये था। मेज पर पड़ा फोन उठाकर उसने उसकी स्क्रीन देखी। वो एयरप्लेन मोड में था और बेहद शांत था। न वहां कोई पैगाम था, न कोई मिस्ड कॉल, न कोई आने वाली कॉल, न कोई अपकमिंग मीटिंग का रिमाइंडर। और अब वो उसे ऑन करती तो एकदम बार बार उसे अपना सांस बहाल करने की जद्दोजहद करनी पड़ती थी। नामवरी के लिए, शोहरत के लिए, कामयाबी के लिए, रिस्क के लिए। यह सब अब था उसके पास। इनमें से किसी चीज के लिए भागना नहीं पड़ रहा था उसे, मगर उसके आगे क्या था और इस सब के बाद क्या था, ये वहां बैठे हुए उसे समझ नहीं आ रहा था। What is next to ecstasy? उसने पीरे कामिल में एक जगह पढ़ा था और वो खुद से ही सवाल कर रही थी, कामयाबी के बाद क्या, उससे बढ़कर और क्या। यार कोई इस तरह थोड़ी करता है जिस तरह मोमिन भाई ने किया है। ठीक है दादा की डेथ हो गई, लेकिन महीनों गायब हो जाओ, न मैसेज का जवाब दो, न फोन उठाओ, न ईमेल खोलो, अगला ख्वार हो जाए। दाऊद उस शाम बुरी तरह तपा हुआ था। वो मोमिन के ऑफिस में बैठा हुआ था और ये उसकी और टीना की रोज की रूटीन थी। वो बेमकसद वहां बैठे रहते थे, काम करने के लिए नहीं था, और जो भी था वो पेंडिंग पर चला गया था, क्योंकि मोमिन यहां नहीं था और उसके बगैर कंपनी का कोई काम भी नहीं हो सकता था। वो दोनों कंपनी के बाकी लोगों की तरह हर रोज आते और बैठकर कल्ब मोमिन के नंबर्स पर कॉल्स और ईमेल एड्रेस पर मैसेजेस करते रहते और फिर थक हार कर उठ जाते। वो तुर्की में था, मगर किस हालत में था वो ये भी नहीं जानते थे। मगर वो तंग आ चुके थे। बगैर पे के इतने महीनों से बैठे हैं और मोमिन भाई को एहसास तक नहीं है। दाऊद वाकई बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। मैंने तो पहली फुर्सत में कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेनी है जहां से मुझे लेटर आ गया। टीना ने जैसे ऐलान किया था, और मेरी तो किस्मत खराब है, जहां अप्लाई कर रहा हूं आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता। दाऊद ने जैसे अपना अलमिया दोहराया। इससे पहले कि टीना कुछ कहती, दरवाजा खोलकर एक शख्स अंदर आया था और पहली नजर में टीना और दाऊद ने उसे पहचाना ही नहीं था। वो कल्ब मोमिन था, आंखों के गिर्द हल्कों, बड़ी हुई शेव, बेतरतीब बालों के साथ। वो दोनों बेख्तियार अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए थे। मोमिन भाई, व्हाट अ सरप्राइज, आप कब आए? दाऊद ने बेख्तियार लपक कर उससे गले मिलते हुए कहा, अभी 1 घंटा पहले। एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ही आया हूं ये स्क्रिप्ट देने। कल इस पर मीटिंग करूंगा तुम लोगों के साथ। फिलहाल घर जा रहा हूं। वो कहते हुए उनके मेज पर एक स्क्रिप्ट रखता हुआ रुके बगैर और उनकी कोई बात सुने बगैर चला गया था। दाऊद ने मेज पर पड़ा हुआ वो स्क्रिप्ट उठाया। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, अलिफ, अ स्टोरी एंड फिल्म बाय कल्ब मोमिन। ये तुर्की में बैठकर ये करते रहे? उसने जैसे बेयकीनी के आलम में उस स्क्रिप्ट के सफ़े उलटते हुए कहा था। मेरा सवाल यह है कि स्क्रिप्ट को पढ़ेगा कौन? टीना ने उसकी बात के जवाब में उतनी ही संजीदगी से कहा, दोनों को भी पढ़ना होगा। अगर मीटिंग है तो जाहिर है पूछेंगे वो कहानी के बारे में। दाऊद ने कहा, तुम पढ़कर सुना देना मुझे कहानी। मैं अपनी रात इसे पढ़ने में ज़ाया नहीं कर सकती। मेरा मोटिवेशन लेवल इस वक्त बहुत लो है। वैसे टीना ने अपनी चीज़ें समेटते हुए अपने बैग में डाली। वो ऑफिस से निकलने के लिए तैयार हो रही थी। उसका अपार्टमेंट वैसे का वैसा ही था। वहां शुक्र उसका इस्तकबाल करने को नहीं था। शायद वो छुट्टी पर चला गया होगा। मोमिन ने अपने पास मौजूदगी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल लिया था। 9-10 बजे भी उसका अपार्टमेंट तारीकी में डूबा हुआ था। उसने बारी बारी लाइट्स ऑन करना शुरू की। अपार्टमेंट साफ था, यानी शुक्र छुट्टी पर नहीं गया था, और अगर गया भी था तो उसे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। कुछ लम्हों के लिए उस घर में खड़े खड़े मोमिन को अपना आप वहाँ बेहद गैर लगा, यूं जैसे वो किसी गलत जगह आ गया था। एक बार फिर से काबे से फिर से बुतकदे में, और उस बुतकदे में बुतों का ढेर लगा हुआ था जगह जगह, और वैसे ही बहुत सारे बुत उसके अंदर भी थे जिन्हें वो तोड़ कर आया था। तो बाहर पड़े बुत लगने लगे थे, खुदा नहीं। और उस बुत कदे के बीचों बीच चलते चलते वो एक बार फिर उस पेंटिंग के सामने आ खड़ा हो गया था जिस पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की आयत जगमगा रही थी।
कल्ब मोमिन चलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे अंधेरे से रोशनी में आकर खड़ा हुआ था। मेरे मोमिन को सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जिस पर फलाह है, न कि वो रास्ता जिस पर सिर्फ कामयाबी है। उसके कानों में दादा की आवाज गूंजी थी और उसकी आंखों में पानी उमड़ा था। यह पानी पता नहीं दिल की कौन सी नर्म मट्टी से फूटने लगा था। वो तो रोया नहीं करता था, आंसू बहाना तो कल्ब मोमिन का शेवा ही नहीं था, और इजहार निदामत करना उसकी डिक्शनरी में जुर्म था। पर उस पेंटिंग के सामने खड़ा कल्ब मोमिन अपना दिल टटोल रहा था और जैसे उस रूह में जान फूंकने की कोशिश कर रहा था जो उसके अंदर थी मगर बेजान थी। मैं नहीं मानती ये स्क्रिप्ट मोमिन ने लिखा है, वो ये लिख ही नहीं सकता। टीना दूसरे दिन अपने ऑफिस में बैठे वो स्क्रिप्ट खोले बैठी रो रही थी और टिश्यू से अपनी नाक और आंखें रगड़ते हुए उसने सामने बैठे दाऊद से कहा था, जो पिछली रात ये स्क्रिप्ट पढ़कर आया था, और उसने सुबह सवेरे सुर्ख आंखों के साथ ऑफिस में टीना को स्क्रिप्ट देते हुए कहा था, यू मस्ट रीड इट। पागल हो गया हूं मैं रात को, उसने टीना से कहा था, और टीना को लगा वो मजाक कर रहा था, ये शायद उस स्क्रिप्ट का मजाक उड़ा रहा था। मगर 2 घंटे बाद अब वो स्क्रिप्ट को लिए सख्ते के आलम में बैठी थी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये उन्होंने ही लिखा है, मगर वो अगर ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने लिखा है तो झूठ तो नहीं बोला होगा ना, दाऊद ने उसकी बात के जवाब में कहा था। किसकी कहानी लिखी है मोमिन ने? एक एक सफ़े पर मुझे लगता है जैसे किसी की कहानी है, जैसे सब किसी पर गुजरा है। टीना भी एक सफ़े पर लिखी हुई लाइंस पढ़ रही थी और सर धुन रही थी। मुझे भी यही लगता है कि ये सच्ची कहानी है, हो सकता है किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हो या किसी नावल से। दाऊद ने अपना ख्याल जाहिर किया। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल इंस्पायर्ड है ये। मोमिन किताबें भी तो बहुत पढ़ता है और फिल्म्स तो सारे ज़माने की देखता है। मुझे पक्का यकीन है कहीं से चुराई है कहानी या मिलाकर बनाई है, मगर जो भी है कमाल है, शानदार है। टीना कहते हुए स्क्रिप्ट के सफ़ात को फिर पलटती जा रही थी। वो बार बार अपने पसंदीदा सीन्स और लाइंस को अंडरलाइन करती और फिर बुलंद आवाज में दाऊद को सुनाने लगती और वो जवाबन उसे अगली लाइन सुनाता। वो स्क्रिप्ट पहली रीडिंग में ही जैसे उन्हें रट गया था। तुम्हें पता है आलिया का किरदार किसको करना चाहिए? टीना ने यकदम उससे कहा। उसका लहजा बेहद अजीब था। उसने दाऊद की आंखों में देखते हुए जैसे सवाल नहीं किया था, उसकी राय ली थी। वो नहीं करेगी। दाऊद ने उस एक्ट्रेस का नाम जैसे पहेली की तरह बूझा था जो टीना के जहन में आई थी। तुम्हें भी उसी का ख्याल आया था ना? टीना ने भी उसके जवाब को बगैर जवाब सुने जाना था। वो एक्साइटेड हुई थी। हाँ, मगर मोमिन भाई ने शैली को कास्ट करने का कहा है और शैली ही से बात करनी है हमें। दाऊद ने दो टोक अंदाज में इस बार उसकी एक्साइटमेंट खत्म की थी। दादाजी बड़े नेक इंसान, बड़ी नेक रूह थे। मुझे तो पता था हमेशा से, नेकों को नेकों का पता चल ही जाता है। शकूर ने जेब से रुमाल निकालते हुए जार जार रोते हुए कल्ब मोमिन से कहा था। वो उससे अब्दुल अल्लाह की ताजियत कर रहा था और वो बेहद खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। मेरे बारे में कुछ कहा उन्होंने? अपना नाक रगड़ते हुए शकूर को एकदम ख्याल आया। कल्ब मोमिन ने सर उठाकर उसे देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, सिर्फ ये कि शकूर से कह दूं कि वह झूठ छोड़ दे। शकूर का मुंह चंद लम्हों के लिए खुले का खुला रह गया। वो जैसे रोना ही भूल गया था। ये दादाजी ने मेरे लिए इस दुनिया से जाने से पहले कहा? शकूर को यकीन नहीं आया था। तुमने इस बिल्डिंग के चौकीदार से कहा कि मैं अपना पेंट हाउस बेचकर तबलीग पर चला गया हूं। शकूर के आंसू भाप बनकर हवा में तहलील हुए थे। नहीं तो? शकूर की सांस हल्क में अटकी। सुबह से प्रॉपर्टी डीलर्स के फोन भुगता रहा हूं और वो सब तुम्हारे रेफरेंस से आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जिम्मे लगाया है मैंने ये घर बेचना। शकूर कल्ब मोमिन को यूं देख रहा था वो भर्राई जुबान में बातें कर रहा। मेरे बड़े दुश्मन है मोमिन भाई, आपकी नजरों में गिराना चाहते हैं मुझे। शकूर ने बिलाखिर कहा, उन्हें जाकर फिर बता दो कि तुम मेरी नजरों में जितना पहले गिरे हुए हो इससे ज्यादा नहीं गिर सकते। कल्ब मोमिन ने तंग आकर कहा था। हाँ, ये बात हुई ना, यही जाकर कहूंगा। आपको बस इसी तरह एतबार होना चाहिए मुझ पर। कल्ब मोमिन की बात उसके सर के ऊपर से गुजरी थी, या अगर उसे समझ भी आई थी तो उसने नासमझी का मुजाहरा किया था। कल्ब मोमिन ने उसके साथ मजीद मगजमारी का इरादा तर्क कर दिया।
तुम किसी मास्टर इब्राहिम को जानते हो? उसने शकूर से पूछा था। वो जो दादाजी के दोस्त थे और जिनसे दादाजी मिलने गए थे? उसने चौंक कर पूछा था। हाँ, कल्ब मोमिन ने मुख्तसरन कहा। हाँ हाँ जी, जानता हूं। मुझे मिलना है उनसे, उनका पता चाहिए। शकूर उसकी बात पर सर खुजाने लगा। पता तो नहीं है मेरे पास, बस उस इलाके का पता है। आपको बताया था ना, करीम मंगवाई थी मैंने उनके लिए, पर पूरा एड्रेस नहीं दिया था उन्होंने। वो फोन निकालकर जैसे एड्रेस ढूंढने लगा था। तुम्हें इलाके का पता है तो वही बता दो, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें। कल्ब मोमिन बुड़बुड़ाया था। पर आप मिलना क्यों चाहते हैं उनसे? शकूर को यकदम तजस्सुस हुआ। है कोई बेड़ी जो पांव से उतारना चाहता हूं। उसका जुमला एक बार फिर शकूर को समझ नहीं आया था। मोमिन भाई सूफी हो गए हैं, उसने दिल ही दिल में कहा। लेकिन बस चेहरे पर नूर नहीं आया जैसा दादाजी के चेहरे पर होता था। उसने चोर नजरों से सोफे पर बैठे हुए कल्ब मोमिन को देखते हुए सोचा। फिर उसे यकदम कुछ याद आया। कोई खालिक साहब आते रहे थे आपके बाद आपसे मिलने। कहते थे दादाजी ने आपका पता और फोन नंबर दिया था, मगर आपके फोन पर उनका आपसे राब्ता नहीं हो पाया था। उनको दादाजी की वफात का भी पता था। शकूर ने कल्ब मोमिन को इत्तला दी। मुझे अपना कार्ड देकर गए थे, तुर्की जाते रहते थे दादाजी के पास, मुझे बताया था उन्होंने। वैसे तो कह रहे थे दोबारा आएंगे, फोन भी करेंगे। कल्ब मोमिन ने अदम दिलचस्पी से उसकी बात सुनी थी। उसे फिलहाल सिर्फ मास्टर इब्राहिम से मिलने में दिलचस्पी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ये रोल मुझे ऑफर करते हुए। शैली का बस नहीं चला था कि वो दाऊद के सर पर ऑफिस में पड़ी हुई कोई चीज दे मारती। वो अपना रोल सुनने आई थी और अब गजबनाक थी। इससे बेहतर मैंने किसी हीरोइन का कैरेक्टर मोमिन की किसी फिल्म में नहीं देखा। टीना ने उसे कायल करने की कोशिश की। शैली ने उसको बात मुकम्मल करने नहीं दी। 7 साला बच्चे की मां? मैं कहा तुम्हें 7 साला बच्चे की मां लगती हूं? वो धाड़ी थी। कितने लेयर्स और शेड्स हैं शादी से पहले का, पूरा जर्नी है, ग्लैमरस। इस बार दाऊद ने कुछ बोलने की कोशिश की थी और शैली ने उसे भी बात पूरी करने नहीं दी। 15 मिनट में खत्म हो जाता है वो सारा ग्लैमर, और फिर पूरी फिल्म में एक बच्चा लटकाकर फिरूंगी, और वो भी पहले 7 साल का, फिर उससे भी बड़ा। फॉर गॉड सेक यार, मोमिन से कहो फिल्में बनाना छोड़ दे और लिखना तो मुकम्मल तौर पर। राइटर नहीं है वो। ये कीड़ा क्यों घुस गया है उसके दिमाग में? जब तक वो इस फेस से निकल नहीं आता ना, उससे कहो वो घर बैठ जाए। वो धाड़ते हुए अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई थी और चलते चलते उसने यकदम रुककर दाऊद से कहा, और हां, उसे यह भी बता देना कि मैंने एहसन की फिल्म साइन कर ली है। मेरे पास अब इस साल किसी और फिल्म के लिए डेट्स नहीं है। हां, अगर उसने सनम बनानी हो तो बताना मुझे। शैली कहते हुए ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी और उसके बाहर जाते ही टीना का चेहरा चमकने लगा था। थैंक गॉड शी रिफ्यूज्ड। ये रोल मोमिना सुल्तान का है, वही करेगी, मैं बता रही हूं तुम्हें। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता ये रोल। टीना ने दाऊद को चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है तूने ऐसे ही कहना था। अब तुझे क्या पता कितनी मसरूफ हूं। मोमिना आई हुई है तो उसके लिए खाना बना रही हूं। तेरी तरह वो भी हर वक्त फरमाइशें ही करती रहती है। तुझे बताया तो था ना, मैंने अवार्ड मिला है उसे, ऑस्कर। कॉरिडोर में से गुजरते हुए मोमिना को लगा सुरैया किसी से बातें कर रही थी। वो किचन में थी और मुलाजिम अभी कुछ देर पहले बाहर गया था। फिर वो किचन में किससे बातें कर रही थी? मोमिना अजीब तजस्सुस के आलम में किचन में गई थी और वो दरवाजे से अंदर नहीं जा सकी। सुरैया तवे पर रोटी डालते हुए हंस रही थी और फिर हंसते हुए उसने किसी से कहा था, हाँ हाँ गए थे हम, वजीर आजम से भी मिले, सदर से भी मिले। तेरी बहन की इतनी इज्जत हुई वहां, तू होता तो कितनी तस्वीरें बनाता। हाँ पता है मुझे। मोमिना दरवाजे में साकित खड़ी सुरैया को देखती रही। वो उसी तरह बातें कर रही थी, उसकी मौजूदगी से बेखबर। अम्मा, किससे बातें कर रही हैं आप? उसने बिलाखिर हिम्मत करके जैसे उन्हें मुखातिब किया था। सुरैया ने चौंक कर उसे देखा, फिर अजीब पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, किससे बातें करूंगी? तेरा भाई जहांगीर है, ये देख। उसने इस तरह अलमारी की तरफ इशारा किया था जैसे वो वहां खड़ा था।
मोमिना ने इस तरह के आलम में वहां देखा था जहां वो इशारा कर रही थी। वहां कोई नहीं था, ये वो वहां देखते हुए भी जानती थी। अम्मा यहां कोई नहीं है, और जहांगीर कैसे आ सकता है? उसने मां को जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी। लो भला, उसकी बहन का घर है, उसे कौन रोकेगा? उसका जब दिल चाहता है आ जाता है, फिर मैं और वो बैठ के फिल्में देखते हैं। सुरैया ने उसकी बात इस तरह नजरअंदाज करते हुए उसे बताया था जैसे वो अकल से पैदल थी। जो वो देख पा रही थी वो नहीं देख सकती थी। मोमिना सुल्तान कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो बस दरवाजे की चौखट के दोनों अतराफ हाथ रखे वहां दम साधे खड़ी रही थी। शिज़ोफ्रेनिया के अलामात हैं। वो पिछले कई महीनों से आपके भाई को देख रही हैं। आपने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? मोमिना सुल्तान ने सोचा था उसकी जिंदगी में बुरी खबरें अब नहीं रही। कुछ दिन तो अच्छे गुजरते। साइकेट्रिस्ट सुरैया के साथ किए जाने वाले सेशन के बाद उसे अपनी फाइंडिंग्स बता रहा था और वो दम बखुद सुन रही थी। मैं पाकिस्तान में रही ही नहीं इतने महीने, उसने अपना गला साफ करते हुए साइकेट्रिस्ट को बताया था। इसीलिए आपको अंदाजा नहीं हुआ। रेगुलर मेडिकेशन करनी पड़ेगी और सेशंस भी। अभी अर्ली स्टेज में है ये मर्ज, वक्त पर इलाज हो जाएगा तो कंट्रोल हो जाएगा। वो उसे उम्मीद दिला रहा था। मोमिना उसका चेहरा देखते हुए सिर्फ सर हिला रही थी। बाय द वे, आपको ऑस्कर जीतने पर बहुत बहुत मुबारक हो। आप मोमिना सुल्तान है ना? साइकेट्रिस्ट ने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए उस वक्त उससे कहा जब वो कुर्सी से उठकर उसके ऑफिस से निकलने वाली थी। उसने बमुश्किल शुक्रिया अदा किया। बाज लम्हों में आप पहचाने नहीं जाना चाहते, सींग लगा लेना चाहते हैं, मास्क चढ़ा लेना चाहते हैं, और ये दोनों चीजें आपको पहचाने जाने के बाद याद आती हैं। वो बाहर निकली तो सुरैया और सुल्तान दोनों बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। उसे देखकर उठ खड़े हुए थे। बहुत पैसा आ गया इसके पास, खामखा डॉक्टरों के पास चक्कर लगवाती है, सुरैया ने खफगी से उससे कहा था। उसने कुछ कहे बगैर मां का चेहरा देखा। सब ठीक तो है ना मोमिना? सुल्तान ने जैसे बेटी के चेहरे को पढ़ लिया था। हाँ बस सब ठीक है, मोमिना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बाप को यकीन दिलाया। मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे क्या हुआ? 2 घंटे से बस बातें ही किए जा रहा था वो डॉक्टर मुझसे। आइंदा नहीं आऊंगी इसके पास, मेरा दिमाग खा गया। सुरैया खफा अंदाज में कहते हुए क्लिनिक से बाहर चल पड़ी थी। मोमिना मैकेनिकी अंदाज में फाइल पकड़े उन दोनों के पीछे चली गई थी। साइकेट्रिस्ट ने कहा था उसे सुरैया के साथ वक्त गुजारना था, अगर वो ये चाहती थी कि उसका मर्ज न बिगड़े। और वक्त मोमिना सुल्तान कहां से ढूंढ कर लाती, वो ये सोच रही थी। जिंदगी हमें कभी भी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अता कर दे। जिंदगी हमें हमेशा फकीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। पहली फिल्म और पहली फिल्म पर ही सपोर्टिंग रोल पर ऑस्कर। सफर इतना आसान था क्या? अपने ऑफिस में बैठे ऑफिस में लगी एलईडी पर आने वाले मोमिना सुल्तान के एक टीवी इंटरव्यू पर कल पे मोमिन रुक गया था। मोमिना सुल्तान के ऑस्कर के बारे में वो वापस आकर जाना था, जहां टीवी चैनल्स पर पिछले 2 हफ्तों में इसके अलावा कोई और खबर बार बार दोहराई नहीं जा रही थी। बिल्कुल भी नहीं। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी कीमत होती है, उसने इंटरव्यूअर को जवाब दिया था। बहुत कुछ बदला हुआ था उसकी शख्सियत में। ये वो नर्वस घबराई हुई अदाकारा नहीं थी जो उसके पास ऑडिशन के लिए आई थी। वो बैनुल अक़वामी एक्सपोजर जो उसे पिछले 1 साल में मिला था, उसके उठते बैठते बोलने हर चीज में झलक रहा था। वो बेहद पुरएतमाद और ग्रूम नजर आ रही थी। कामयाबी हर मुश्किल सफर की थकन को खत्म कर देती है, खासतौर पर अगर कामयाबी आपको मिलने वाली कामयाबी जैसी हो। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए बेहद मरूब अंदाज में उसके जवाब पर तबसरा किया था। कामयाबी की अपनी थकन होती है, और जितनी बड़ी कामयाबी होती है उतना ज्यादा थकाती है, उसने मोमिना सुल्तान को कहते सुना। कल्बे मोमिन चैनल बदलते बदलते रुक गया था। वो उसकी गुफ्तगू सुनना चाहता था। वो एक आम अदाकारा की गुफ्तगू नहीं थी जो कामयाबी के नशे में चूर स्क्रीन पर अपने डंके बजाना चाहती हो। इस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या समझौते किए। सवाल करने वाली ने यकदम मौजू बदल दिया था। समझौता
काम में कभी नहीं किया, जिंदगी में बहुत सारे किए। रॉयल ब्लू सूट में उसके गले में आज भी एक दुपट्टा था। कल्ब मोमिन को पता नहीं क्या क्या याद आया था, और जो भी याद आया था वो शर्मसार करने के लिए काफी था। समझौते को बुरा समझती हैं? इंटरव्यूअर ने कुरेदा था। काम करने के लिए किए जाने वाले समझौते को बहुत बुरा, जिंदगी गुजारने वाले किए जाने वाले समझौतों को बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत मुख्तसरन और मुदल्लल बात कर रही थी। इंटरव्यू करने वाली उसी की उम्र की लड़की थी, मगर वो मोमिना सुल्तान से बेहद मरूब और खाइफ नजर आ रही थी। कल्ब मोमिन जानता था वो उसका इंटरनेशनल स्टारडम था, जो बात करने वाली को बार बार सोचकर बात करने पर मजबूर कर रहा था। चले कुछ लाइट हार्टेड बातचीत करते हैं हम, कुछ पर्सनल सवालात। इंटरव्यूअर ने यकदम मौजू एक बार फिर उसी अंदाज में बदला था जिसमें वो बदलने की आदी थी। कल्ब मोमिन ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले दाऊद को नहीं देख सका। वो उस इंटरव्यू में इतना महफ था। दाऊद खामोशी से आकर एक कुर्सी खींच कर बैठ गया था, और वो बैठा तो मोमिन को पहली बार उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। कभी किसी से प्यार किया? इंटरव्यूअर ने बेहद तजस्सुस के आलम में उससे सवाल किया था। हां, बेहद बेतासुर अंदाज में जवाब आया था। पाया या खोया? इंटरव्यूअर का तजस्सुस और बढ़ा। पाकर बहुत कुछ खो देती, इसलिए खो दिया। मोमिना सुल्तान ने उसी अंदाज में कहा था। खो देने की तकलीफ है? अब नहीं है। जिंदगी में कभी किसी से नफरत की? इंटरव्यूअर का अगला सवाल था। हां। जवाब सोचे बगैर आया था, यूं जैसे वो जानती थी उसे किसका नाम लेना था। किससे? एक डायरेक्टर था जिसके पास मैं फिल्म को ऑडिशन देने गई थी। उसने फिल्म में नामुनासिब लिबास पहनने के लिए मुझे मजबूर किया और मेरे इनकार पर फिल्म में काम नहीं दिया। वो फिल्म मिल जाती तो शायद मेरे भाई की जिंदगी बच जाती। तो बस उस वक्त ज़रूरत ने ऐसी नफरत करवाई थी उससे कि आज भी अगर कोई नफरत का नाम लेता है तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ उस डायरेक्टर का चेहरा आता है। वो पहला सवाल था जिसका जवाब उसने मुख्तसर नहीं दिया था, बेहद तहम्मुल से दिया था, मगर उसकी आंखें उसका तहम्मुल का साथ नहीं दे रही थी। मगर उसकी आंखें उस तहम्मुल का साथ नहीं दे रही थी। कल्ब मोमिन को अंदाजा नहीं था कि वो आज भी उसकी याददाश्त का हिस्सा है, और उस इंटरव्यू में उसका हवाला इस तरह आएगा। निदामत इसलिए भी ज्यादा हुई थी क्योंकि उससे कुछ फासले पर दाऊद बैठा हुआ था। कभी कभार किस्मत हमें इस तरह के टहरे में लाकर खड़ा कर देती है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाम बताना चाहेंगे आप उसका? इंटरव्यूअर ने चंद जुमले उस डायरेक्टर की शान में कहने के बाद जैसे मोमिना सुल्तान को नाम लेने पर उकसाया। वो इस काबिल भी नहीं कि मैं उसका नाम लूं। कल्ब मोमिन ने रिमोट उठाकर एलईडी ऑफ कर दी थी। तुमने मुझे बताया नहीं था कि उसका भाई बीमार था? चंद लम्हों की खामोशी के बाद मोमिन ने दाऊद से कहा था। बता देता तो भी क्या होता मोमिन भाई, आप उस वक्त किसी की नहीं सुनते थे। दाऊद ने मध्यम आवाज में, शायद जिंदगी में पहली बार उसके रवैये की किसी बदसूरती की निशानदही की थी। मोमिन चुप का चुप बैठा रहा। अगर तुम्हारी बात होती हो उससे तो माजरत करना मेरी तरफ से। बहुत देर खामोश रहने के बाद उसने जो कहा था उसने दाऊद को गुम कर दिया था। वो शायद पहली माजरत थी जो मोमिन किसी से कर रहा था। मैं और टीना सोच रहे हैं मोमिन भाई कि अगर मोमिना से आपकी फिल्म के लिए बात की जाए, शैली तो इनकार करके चली गई है और हम दोनों का ख्याल है ये रोल मोमिना के अलावा कोई नहीं कर सकता। दाऊद ने उसकी बात के जवाब में बड़ी हिम्मत से कहा था। वो स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पर मारेगी। बेहद ठंडे लबो लहजे में मोमिन ने उससे कहा था। मैं ये स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पर मारना नहीं चाहती, इसलिए इसे उठा लो। दाऊद बेख्तियार कहका लगाकर हंसा था। मोमिना के चेहरे की संजीदगी में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था। दाऊद उसके पास कुछ देर पहले पहुंचा था और इधर उधर की गपशप करने के बाद वो बिलाखिर उसी मौजू पर आया था और उसने स्क्रिप्ट मोमिना के सामने रखते हुए उसने बात का आगाज किया था और जवाब हस्बे तवक्को वही आया था
मोमिना ने स्क्रिप्ट को हाथ तक नहीं लगाया था। मोमिन ने यही कहा था, तुम यही करोगी। दाऊद ने बिलाखिर उससे कहा, तुम्हारी जगह मोमिन बैठा होता तो यकीनन यही करती। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फिल्म ऑफर करने की, मुझसे राब्ता करने की भी। वो बेइख्तियार खफा हुई थी। यह आइडिया मेरा था, दाऊद ने इतराफी अंदाज में कहा। अक्सर ठीक कहती है, तुम्हारी अकल घुटनों और टखनों के दरमियान चलती रहती है। दाऊद ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी थी। वो बहुत शर्मिंदा है, दाऊद ने कहा। मोमिना तंजिया अंदाज में हंसी। हो अच्छा, जमीर जाग गया तुम्हारे मोमिन भाई का, बड़ी जल्दी जागा है। अब मुझे यह मत कहना कि वो मुझसे माजरत करना चाहते हैं। दाऊद जबान दांतों तले दबाकर बैठा रहा। तुम सिर्फ एक बार ये स्क्रिप्ट पढ़ लो। मोमिना ने उसकी बात काटी। मैं बगैर पढ़े इनकार कर रही हूं। इस पर कल्ब मोमिन का नाम लिखा है और मैं इस नाम को देखना तक नहीं चाहती। इस पर अल्लाह का नाम भी है और अलिफ उसी के नाम का पहला हर्फ है। दाऊद ने बेख्तियार कहा था। वो चुप हो गई। मैं मोमिन के साथ कभी काम नहीं करूंगी, उसने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। मत करो, सिर्फ इसे पढ़ लो, पढ़ने में तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। दाऊद ने बेसाख्ता उससे कहा। वो इस बार खामोश रही। मैं चलता हूं, देर हो रही है। वो उठकर खड़ा हुआ। मोमिना खफा से अंदाज में बैठी रही। तुम्हें याद है मोमिना, जहांगीर के लिए जब हम उस रात पैसे जमा कर रहे थे तो जो पैसे कम पड़े थे वो मैं आधी रात को किसको जगा कर लाया था? उसने खड़े होते हुए मोमिना से कहा। मोमिना और दाऊद एक दूसरे को देखते रहे। मोमिना को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मारा हो। मोमिन का नाम मत लेना, वो जैसे कराह कर दाऊद से बोली थी। तुम्हारा नाम लेकर उनसे कर्जा लेकर नहीं आया था, अपना ही नाम लिया था। वापस देना चाहता था, बाद में उन्होंने लिया ही नहीं कि यह छोटी रकम है। चलता हूं, मदम आवाज में कहते हुए वो वहां से चला गया था। वो गुमसुम वहां बैठी रही थी। जिंदगी में कल्बे मोमिन वो आखिरी आदमी भी ना होता जिसका वो कभी कोई एहसान अपने सर पर रखना चाहती थी। उसने उस पर एहसान किया भी नहीं था, मगर वो मोमिना सुल्तान थी। एहसास से आरी होती तो खुश रहती। हेलो जी, कल्बे मोमिन से बात कर सकता हूं? जी, मैं कल्बे मोमिन ही हूं। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद मर्द यकदम बेहद खुश हुआ था। शुक्र है आपसे बात हो गई। मैं इतने महीनों से आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके अपार्टमेंट पर भी कई चक्कर लगा कर आया हूं, लेकिन आपसे राब्ता ही नहीं हो पाया, उस आदमी ने कहा था। कल्बे मोमिन कुछ उलझा था। उसके जहन में उस आदमी का नाम गूंजा था जिसका जिक्र शुकूर ने किया था, लेकिन उसने फोन पर उस आदमी का नाम लेने के बजाय उससे कहा, सॉरी, मैं अभी तक आपको पहचाना नहीं हूं। वो उस वक्त ऑफिस से निकल रहा था, वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ उस आदमी ने बड़े इत्मीनान के आलम में कहा, जी आप जानते होंगे तो पहचानेंगे ना, मरहूम अब्दुल अला साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे मुझे। वैसे उसने बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा, आप दादा के दोस्त हैं। मोमिन के जहन में पहला ख्याल यही आया था। काश होता जी, हम तो उनके सिर्फ मद्दाह थे। आप बताएं आपके पास कब हाजिर हो सकता हूं? एक बड़ा जरूरी काम है मुझे, और अब्दुल अला साहब का हुक्म भी। उस आदमी ने जवाबन कहा था। कल्बे मोमिन उलझा था। दादा ने आपसे कहा था मुझसे मिलने को? हां जी, उस आदमी ने कहा, और फिर यकदम जैसे उसे ख्याल आया, अपना नाम तो बताना भूल ही गया मैं। वैसे आपके मुलाजिम को अपना कार्ड देकर आया था मैं। बंदे को खालिक अली कहते हैं। उस आदमी ने अपना नाम लिया और एक झमाके के साथ मोमिन के जहन में वो नाम और नंबर चमका जो दादा ने उसे दिया था, उनके साथ होने वाली आखिरी फोन कॉल के बाद भी। आप आ जाएं इस वीकेंड पर, मैं इंतजार करूंगा आपका, कल्बे मोमिन ने बेहद संजीदगी से कहा। उसे पता चल गया था खालिक उससे किस चीज के बारे में बात करने आना चाहता था। ख्याल तो रखता हूं इसका हर वक्त, इसका ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? दो ही लोग तो होते हैं यहां। तुम तो इतने महीने थी नहीं,
सुल्तान ने मोमिना से उस रात गिला किया था। उसने बाप को सुरैया की बीमारी के बारे में बता दिया था। वो उसे राज में रखकर सुरैया का इलाज नहीं कर सकती थी। सुल्तान को शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी की कितनी समझ आई कितनी नहीं, लेकिन उसने मोमिना के सामने ये इकरार कर लिया था कि सुरैया अपने आप से बातें करने लगी थी और कभी कभार जहांगीर से भी करती थी, मगर उसे उसमें कभी कोई कबाहत महसूस नहीं हुई थी। मोमिना ने जवाबन उसे उस जहनी मर्ज की तफसीलात बताना शुरू कर दी थी। महंगा इलाज है? उसने मोमिना की सारी बात सुनकर अजीब फिक्रमंद अंदाज में उससे पूछा था। अब्बा, महंगे और सस्ते की परवाह न करें आप। इलाज मसला नहीं है, ख्याल मसला है। और उसके इस जुमले के जवाब में सुल्तान ने उसे याद दिलाया था कि उसने पिछले 1 साल में इस घर में कितना कम वक्त गुजारा था। जानती हूं अब्बा, मेरी कोताही है, लेकिन मैं बेबस थी। चाहती भी तो रह नहीं सकती थी आप लोगों के साथ पाकिस्तान में। काम पता नहीं कहां कहां लेकर जा रहा है मुझे। अभी 1 हफ्ते में दोबारा जाना है, इसीलिए आपसे कह रही हूं, आप ख्याल रखें अम्मा का। उसने बहुत नादिम अंदाज में सुल्तान को वजाहत दी थी। तुमसे शिकायत नहीं कर रहा मोमिना, पर यहां तन्हाई बहुत है। सुल्तान ने कुछ शर्मिंदा सा होते हुए सर झुकाते हुए उससे कहा था। आराम भी तो है अब्बा, उसने जैसे बाप को याद दिलाया था। हाँ, आराम है, पर आराम तन्हाई तो नहीं मिटाता ना। इतना लंबा दिन होता है और वो कटता ही नहीं है। रात होती है तो नींद नहीं आती। वो जो पुराना घर और मोहल्ला था ना, वहां ये सब नहीं होता था। दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता था। आधा वक्त पानी के इंतजार में गुजर जाता था, आधा बिजली के। फिर गली मोहल्ले में होने वाले लड़ाई झगड़े देखने में दिन भाग जाता था। रात होती थी तो नींद का पता भी नहीं चलता था, कब आई थी कब नहीं। आंख जब भी खुलती थी दिन चढ़े ही खुलती थी, चाहे मच्छर काटते हो, चाहे बिजली ना होने पर हवा बंद हो, पर नींद आ जाती थी वहां। सुल्तान अजीब नॉस्टैल्जिक अंदाज में बोलता चला जा रहा था, यूं जैसे उसे कोई अलिफ लैला दास्तान सुना रहा हो, और वो सुनती जा रही थी यूं जैसे वो वाकई उस अलिफ लैला से वाकिफ ना रही हो। वो अपने माँ बाप के लिए वही कर सकती थी जो कर रही थी। जितनी आसाइशें दुनिया से इकट्ठी करके उस बुढ़ापे में उनके गिर्द ढेर कर सकती थी, ढेर कर चुकी थी। मगर वो ये भूल ही गई थी कि बुढ़ापा आसाइशें मिलने पर नहीं चलता, जरूरतें पूरी होने पर चलता है, और वो जरूरतें वो पूरी करने के काबिल भी नहीं थी। वहां जहांगीर और तुम्हारे जाने के बाद भी तन्हाई नहीं हुई थी। सारा दिन मोहल्ले में चलते फिरते रहते थे, या कोई आता जाता रहता था। यहां चीजें बहुत सारी हैं, आने जाने वाला कोई नहीं, परिंदे तक नहीं आते। वहां याद है सहन में बची हुई रोटी के 2 टुकड़े भी फेंकती थी तुम्हारी अम्मा, तो पता नहीं कहां कहां से खाने के लिए आ जाते थे परिंदे। हालांकि छोटा सा सहन था हमारा, इतना तंग, पता नहीं आसमान से कैसे ढूंढते होंगे परिंदे हमारे सहन में पड़े रोटी के टुकड़ों को। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं और सुरैया उस पुराने मोहल्ले में कोई कमरा किराए पर लेकर रह लेंगे। वहां खुश रहेंगे हम, सुरैया भी ठीक हो जाएगी वहां। सुल्तान उससे कह रहा था। काम तो यहां भी बहुत सारे हैं अब्बा, मोमिना बमुश्किल बोली थी, उस हारे हुए वकील की तरह जिसे पता था उसका केस कमजोर था। यहां क्या काम है? सफाई मुलाजिम करता है, खाना कुक बनाता है, जरूरत का सामान ड्राइवर बड़े स्टोर से लाता है। जहां चलते चलते मैं और तेरी मां थक जाते हैं। सारा दिन मैं और सुरैया बैठकर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। सुल्तान ने अजीब सी हंसी के साथ उसे बताया था। वो हंसी नहीं, जैसे उसकी बेचारगी थी। आप ड्राइवर के साथ जाया करें बाहर घूमने फिरने, मोमिना ने जैसे उनके लिए काम निकाला। कहां? सुल्तान ने बेहद सादा लहजे में कहा। कहीं भी, इतना बड़ा शहर है, मोमिना ने कहा। हां, पर पूरे शहर में हमारा तो कोई नहीं है ना। जहांगीर था वो चला गया, तुम हो तो तुम मसरूफ होती हो पूरी दुनिया में, और हमारा कौन है? वो मुजरिमाना अंदाज में बाप के सामने सर झुकाए बैठी रही। सुल्तान की किसी बात का उसके पास जवाब नहीं था। वो उनके पास नहीं बैठ सकती थी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वरना बैठ जाती। ये इख्तियार और इंतखाब अल्लाह ने उसे दिया ही नहीं था। उसके पास जो था पूरी दुनिया उस पर रश्क करते हुए मरी जा रही थी।
उसके पास जो नहीं था वो उसे मरकर भी हासिल नहीं कर पा रही थी। उसकी जिंदगी का मकसद क्या था मोमिना को समझ नहीं आ रहा था। उसकी कामयाबी का मकसद क्या था मोमिना को यह भी समझ नहीं आ रहा था। वो एक नाकाम अदाकारा थी तो भी अपने हर मामले में बेबस थी। वो आज कामयाब अदाकारा थी तो भी अपना कोई मसला हल नहीं कर पा रही थी। वो सुल्तान के पास से उस रात उठकर आ गई थी मगर सोने की कोशिश के बावजूद सो नहीं पाई थी। सुल्तान की आवाज उसके कानों में बार बार गूंजती थी। वो कई घंटे अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए जैसे कोई रास्ता, कोई हल ढूंढने की कोशिश करती रही। और फिर जैसे बेहद बेबसी के आलम में वो रात के पिछले पहर किचन में चाय बनाने चली आई थी। चाय का कप लिए वो लाउंज में आकर बैठी थी और उसकी नजर उस स्क्रिप्ट के लिफाफे पर पड़ी थी जो दाऊद वहां छोड़ कर गया था। उसने खालिल ज़हनी के आलम में उस लिफाफे को उठाया था जिस पर अलिफ और कल्ब मोमिन का नाम लिखा हुआ था और स्क्रिप्ट लिफाफे से निकाल लिया था। वो एक और दुनिया थी जहां वो कागज उसे ले गए थे। आलिया जहां की दुनिया और उस दुनिया का मरकज। वो 7 साल दानियाल, आलिया जहां का महबूब अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बाप अब्दुल हादी। वो क्या कहानी थी जिसका एक एक किरदार दिल था और बस दिल ही की हुक्मरानी कर रहा था। मोमिना सुल्तान ने अपने इस मुख्तसर करियर में वैसा स्क्रिप्ट, वैसे किरदार और वैसे डायलॉग्स नहीं देखे थे। और हर सफ़े पर वो उलझती, उसे लगता वो आलिया जहां को जानती थी। उस कहानी में खुद भी कहीं थी मगर कहां थी ये उसे नजर नहीं आ रहा था। रुके बगैर वो सफ़े पर सफ़े पलटती उस स्क्रिप्ट को इंटरवल तक पढ़ती गई थी और इंटरवल के सीन पर जिस किरदार की एंट्री हुई थी उस किरदार ने मोमिना को साकत कर दिया था, क्योंकि पहचान गई थी वो कहानी किसकी थी और उसे, क्योंकि वो जानी पहचानी लग रही थी। वो हुस्न जहां की कहानी थी और इंटरवल में उस कहानी में आने वाला किरदार सुल्तान था जो अपनी महबूबा आलिया जहां से मिलने तुर्की गया था। और आलिया ने दानियाल से कहा था कि वो सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह को ना बताए। उस कहानी के किरदार का नाम फर्जी था, सिर्फ सुल्तान के नाम के अलावा। मोमिना के रोंगटे खड़े होने लगे थे। कांपते हाथों से उसने इंटरवल के बाद आगे पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट का सफा उल्टा था। वहां आगे टू बी कंटिन्यूड के अलावा और कुछ नहीं था। उसे जो स्क्रिप्ट भेजा गया था वो इंटरवल तक था। वो बुत की तरह बैठी रही। आलिया जहां यकीनन हुस्न जहां थी, और अगर वो हुस्न जहां थी तो कल्बे मोमिन दानियाल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मोमिना, तुम अब तक जाग रही हो? वो सुल्तान की आवाज पर चौंकी थी। वो उसे देखने लाउंज में आया था और अब उसके सामने खड़ा था। वो बाप को दम साधे देखती रही। उसकी नजरों में यकीनन कोई ऐसा तासुर था जिसने सुल्तान को परेशान किया था। ऐसे क्यों देख रही हो? वो आगे बढ़ा आया था। एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हूं अब्बा। मोमिना को बात करते हुए अपनी आवाज खोखली लगी। स्क्रिप्ट? सुल्तान उलझा था। एक उर्दू फिल्म का स्क्रिप्ट। मोमिना ने नजरें उस पर जमाई हुई थी। क्या है कहानी? सुल्तान ने पूछा। उसे उसकी नजरें बेचैन कर रही थी। अलिफ लैला जैसी कहानी है। इंटरवल तक मैंने सांस रोककर पढ़ा है, आपको भी सुनाती हूं। मोमिना ने कहना शुरू किया। हाँ सुनाओ। उसने जहां को भी बड़ा यकीन था मेरी राय पर। हर स्क्रिप्ट सुनाती थी वो मुझे। तुम भी सुनाओ, मैं बता दूंगा हिट है या नहीं। सुल्तान कहते हुए दूसरे सोफे पर उसके बिलमुकाबिल बैठ गया था। एक बच्चे की कहानी है अब्बा, जिसकी मां एक एक्ट्रेस और डांसर थी और उसे तुर्की में एक फेस्टिवल के दौरान एक तुर्की के एक डांसर और खत्तात से प्यार हो जाता है। मोमिना रुकी थी। उसने सुल्तान के चेहरे का रंग बदलते देखा। वो उसके लिए सब कुछ छोड़कर तुर्की रह जाती है और वो डांसर जो खत्तातों के एक नामवर घराने से था अपने बाप को नाराज करके उससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर वो खत्ताती नहीं कर पाता और उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की ये दास्तान एक शख्स की वजह से शायद खत्म हो जाती है। वो कहती गई थी। सुल्तान पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, किस शख्स की वजह से? मोमिना ने स्क्रिप्ट मेज पर रखते हुए कहा, सुल्तान की वजह से। लाउंज में ऐसी खामोशी छाई थी जैसे वहां कोई था ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मोमिना ने उसकी आंखों में आंखें डाले उससे कहा, क्या थे अब्बा आप? हुस्ने जहां की जिंदगी में
हीरो या विलन? सुल्तान ने जवाब देने की बजाय बड़बड़ाते हुए कहा था। इंटरवल के बाद क्या हुआ था स्क्रिप्ट में? मैं नहीं जानती, मेरे पास सिर्फ आधा स्क्रिप्ट आया है। मना कर दो इस स्क्रिप्ट को, सुल्तान ने बेसाख्ता कहा। आप गए थे ना तुर्की हुस्न जहां से मिलने? क्या हुआ था अब्बा वहां? क्या किया था आपने? मोमिना ने उसके हुक्म को नजरअंदाज करते हुए कहा। सुल्तान उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने कहा, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है उससे पूछो, उसे सब इल्म होगा। उसके लहजे में तंज था। किसने लिखा है ये स्क्रिप्ट? कल्ब मोमिन ने। इस बार पहले से भी लंबी खामोशी छाई थी। लाउंज में फिर सुल्तान जैसे कराहते हुए बोला था, उसके बेटे ने? मोमिना ने सर हिलाया। वही फिल्म डायरेक्टर है जिसकी फिल्म के ऑडिशन के लिए भेजा था आपने, और उसने मुझे काम नहीं दिया। मोमिना ने मध्यम आवाज में कहा। वो फिल्म डायरेक्टर वो बेटा है हुस्ने जहां का? वो खतात नहीं बना या पाकिस्तान आ गया? सुल्तान ने बेयकीनी की आलम में उससे कहा। उसने सर हिला दिया। मुझे मिलवा दो उससे, सुल्तान ने बेख्तियार कहा। आप क्या करेंगे उससे मिलकर? मोमिना ने पूछा। मैं इंटरवल के बाद वाले हिस्से में अपना रोल जानना चाहता हूं। आप उसकी फिल्म के विलन हैं अब्बा। यह मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट पढ़े बगैर भी बता सकती हूं। एक साया सुल्तान के चेहरे पर लहराया था। आप किस लिए गए थे उससे मिलने? मोमिना ने दोबारा पूछा। उसने जहां का नाम लिखा है उसने स्क्रिप्ट में? सुल्तान पता नहीं अपने किस अंदाजे की तस्दीक चाहता था। नहीं अब्बा, हर एक का नाम बदला है उसने सिवाय आपके। आपसे नफरत करता है वो, इसलिए आपका नाम नहीं बदला उसने। उसने जहां की जिंदगी के किस्से इतने सुने हैं आपसे कि मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकती हूं कि वो आलिया जहां नहीं है, उसने जहां है। और आलिया जहां ने जिसके लिए बेवफाई की वो सुल्तान था। वो उसके जुमले पर हंसने लगा था, इतना कि उसकी आंखों में पानी आ गया था। बेवफाई कर लेती सुल्तान के लिए तो आज जिंदा होती। वो उठकर खड़ा हो गया था। अब्बा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मोमिना ने बेचैन होकर पूछा। मैं दूंगा भी नहीं। तुम ये फिल्म मत करना, ये फिल्म फ्लॉप होगी, तारीख की सबसे बड़ी फ्लॉप। वो कहते हुए वहां रुके बगैर चला गया था। मोमिना मुस्तरिब उसे जाता देखती रही। फोन की घंटी ने दाऊद को गहरी नींद से जगाया था। उसने नींद में ही आंखों को मसलते हुए फोन उठाकर नाम देखते हुए कॉल रिसीव की थी। हेलो मोमिना, रात के 3 बजे कॉल कर रही है तुम? सब खैरियत तो है? दाऊद ने कुछ फिक्रमंद अंदाजी में कहा था। मैं ये फिल्म करूंगी, उसे मोमिना की आवाज सुनाई दी। कौन सी फिल्म? नींद में दाऊद फौरी तौर पर उसकी बात नहीं समझा। अलिफ। इस बार दाऊद की नींद उड़न छू हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने अलिफ कहा ना? दाऊद बिस्तर में उठकर बैठ गया था। हां, अलिफ ही कहा है। अगले 1-2 दिन में कल्ब मोमिन के साथ मेरी मीटिंग स्केड्यूल कर दो। मैं दुबई जाने से पहले उससे मिलकर फिल्म का दूसरा हिस्सा सुनना चाहती हूं, उसने कहा था। और दाऊद का जवाब सुने बगैर फोन रख दिया। फिल्म का बजट शॉर्ट है बॉस, टीना ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहते हुए लैपटॉप को जैसे पीछे धकेला था। वो पिछले 2 दिन से अलिफ के बजट पर बैठी हुई थी और अब उसने बिलाखिर हथियार डालने वाले अंदाज में मोमिन को इत्तला दी थी, जो उसके साथ ही दूसरा लैपटॉप खोले बैठा उस बजट शीट को देख रहा था, जिसमें से बेशुमार कटौतियां करते हुए भी बजट कम नहीं हो रहा था। लो बजटेड ये फिल्म हो नहीं सकती और हाई बजटेड के लिए पैसा इकट्ठा करना इस वक्त मुश्किल है, जब कोई स्पॉन्सर साथ आने को तैयार ही नहीं, टीना ने उसे बताया। अगर ऑफिस को मॉर्गेज करके लोन ले लें, मोमिन ने यकदम कहा। टीना को लगा वो पागल हो गया है। वो फिल्म उसकी जिंदगी का रिस्क थी और वो भी कैलकुलेटेड नहीं, और अब वो उससे भी बड़ा रिस्क लेना चाहता था। बॉस, ये बेवकूफी तो कभी ना करें आप।
ये फिल्म फ्लॉप हुई तो पिछली फिल्मों से जो कमाया है इस ऑफिस की सूरत में वो भी गंवा बैठेंगे आप। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी जॉब ढूंढ लेंगे, आपका क्या होगा? टीना ने बेहद हमदर्दाना अंदाज में उसे बेतकल्लुफी से मशवरा दिया था। अगर कम से कम बजट भी करें तो कितना पैसा चाहिए होगा? मोमिन बुड़बुड़ाते हुए लैपटॉप पर कुछ नंबर्स देख रहा था। कम से कम 7 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 10। ये विंडो है आपके बजट की। टीना ने उसकी मदद की। मेरी मां ने ये रिस्क ना लें, सनम बनाए उसके लिए सारे स्पॉन्सर्स, सारे एक्टर्स तैयार बैठे हैं। टीना को लगा शायद ये वो मौका था जब वो उसे समझा सकती थी। किस लिए बना रहे हैं आप ये फिल्म जो स्पिरिचुअलिटी पर है? कौन देखेगा? लोगों को नहीं है दिलचस्पी। मादा परस्त हो चुके हैं हम सब। हमें इसी दुनिया के लिए जीना और इसी में जीना है। जिनको रूहानियत के बारे में खोज होती है वो मस्जिद जाते हैं, मदरसा जाते हैं, वो सिनेमा नहीं आएंगे। सिनेमा में वही बिकेगा जो आप हमेशा से बेचने के लिए मशहूर है। टीना कहती चली गई। मोमिन हंस पड़ा। यानी कमर्शियल फिल्म्स, आर्ट के नाम पर गलाजत। टीना को यकीन नहीं आया वो लफ्ज उसने कल्ब मोमिन से अपने काम के लिए सुने थे। जब लोग उसके काम के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते थे तो वो तप जाता था। आज वो खुद वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था और उसे कोई झिझक नहीं थी। आप वही बनाएं जिसे बनाकर आपको शोहरत मिली है, नाम मिला है। टीना अपने लफ्जों को इससे ज्यादा बेजरर नहीं कर सकती थी। मोमिन ने उसको देखते हुए कहा, वो बनाने को दिल नहीं चाहता। ये जो आप बनाने जा रहे हैं इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा रेव रिव्यूज मिलेंगे, लेकिन पहले हफ्ते में ही फिल्म उतर जाएगी। टीना ने बेहद साफ गोई से कहा। मोमिन के साथ साथ उनका करियर भी अलिफ की वजह से दांव पर लग रहा था। इससे पहले कि मोमिन कुछ कहता, दाऊद दरवाजा खोलकर धड़क से अंदर आया था और उसने अंदर आते ही बुलंद आवाज में कहा था, मोमिन भाई, मोमिना तैयार है अलिफ करने के लिए। टीना और कल्ब मोमिन दोनों को जैसे करंट लगा था। मतलब वो ये बच्चे वाला रोल करेगी? मोमिन ने कुछ अटकते हुए कहा। हां तो जाहिर है करेगी, वो हीरोइन ही एक है इस फिल्म में। दाऊद फूले हुए सांस और बेहद जोश के आलम में कुर्सी पर गिरते हुए बोला था। आपके सितारे गर्दिश से निकल रहे हैं बॉस। टीना चहकी थी। या उसके सितारे गर्दिश में आ रहे हैं? मोमिन अब भी बेयकीनी से बड़बड़ाया था। वो मिलना चाहती है मीटिंग के लिए, दाऊद ने कहा, और मैंने कल का टाइम दे दिया है उसे। दाऊद ने साथ ही कहा, लेकिन वो स्टूडियो नहीं आना चाहती, यहां बुरी यादें हैं उसकी। मैंने उसे आपके अपार्टमेंट बुलाया है। दाऊद रुके बगैर बोलता चला जा रहा था। वो आ जाएगी अपार्टमेंट? मोमिन हैरान हुआ। हां, उसने कोई एतराज तो नहीं किया, दाऊद ने जवाबन कहा। मैं जा सकता हूं उसके घर? मोमिन ने यकदम कहा। नहीं, आपके अपार्टमेंट पर ही मिलना चाहती है, वो अपने घर नहीं बुलाना चाहती, दाऊद ने कहा और साथ ही दांत निकालते हुए कहा। ब्रांड्स अब दौड़ने वाले हैं हमारी तरफ। मोमिना सुल्तान की पहली पाकिस्तानी फिल्म अलिफ के लिए।